हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 और जो उसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, उसका पार्ट नंबर या फिर लेक्चर नंबर आप कह सकते हैं 4 होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के प्लेलिस्ट से। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, यानी कि जो टाइटल है उसी टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज़ का भी लिंक मिलेगा, अकाउंटेंसी का भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा। तो आपको जो भी कंप्लीट देखना हो वहाँ पे लेक्चर, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को या फिर उस लेक्चर को देख सकते हैं एंड इसके प्रीवियस पार्ट्स जो हैं वहीं पे आपको दिख जाने वाले हैं। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। और वो आपको मिलेगा कैसे टेलीग्राम चैनल, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है। वहाँ पे आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ओपन करेंगे, चैनल ज्वाइन करिए एंड जो वहाँ पे नोट्स है उसको फ्री में डाउनलोड करिए एंड उससे पढ़िए, अपना मार्क्स अच्छे लाइए। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ कि आज हमारा क्या होने वाला है। सबसे पहले हम आज जानने वाले हैं हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में बात किया था, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके फीचर, उसके मेरिट, डिमेरिट्स, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है जैसा कि नाम वैसा काम, डिपार्टमेंटल यानी किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट, किसी पर्टिकुलर एक मतलब कह सकते हैं कि सेक्टर, उसकी बात होने वाली है। क्या होता है, अब इसको डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज मोस्ट कन्वेंशनल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक कंपनीज, यानी कि पब्लिक कंपनीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज बहुत पहले से हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ईजी या फिर आप कह सकते हैं एक एफिशिएंट वे हो जाता है। These businesses are established as ministry departments and are considered a part of or an extension of ministry itself, यानी कि इन सारी जो कंपनीज होती है, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, इनको पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज में बांट दिया जाता है। जैसे हमारी रेलवे मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया। तो ऐसे ऐसे सारी मिनिस्ट्रीज होती है, उस मिनिस्ट्रीज के अंदर ये सारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं। तो ये क्या करती है, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का पार्ट होती है या फिर उसी मिनिस्ट्री के पार्ट का भी हिस्सा होती है। तो मतलब बेसिकली वो गवर्नमेंट ही कहला सकती है। The government works through these departments and the activities they carry out represent an integral part of the government's functioning, यानी कि ये क्या करती है, गवर्नमेंट का ही काम करती है और पब्लिक को पहुंचाती है। गवर्नमेंट इसको काम देती है, ये गवर्नमेंट काम करके पब्लिक को पहुंचाती है। तो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट यहाँ पे वो करती है। They have not been established as autonomous or independent institution and hence are not legally entities in their own sense, यानी कि इनको कोई ऑटोनॉमस जो एक एडवांटेज मेरिट्स था आज अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज होती थी, स्टैट्यूटरी जो हमारी कॉर्पोरेशंस होती थी जिनको लॉ के थ्रू पास किया जाता था, वो हमने लेक्चर सेकंड में जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कस किया था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और पहले भी बहुत सारी जो पब्लिक प्राइवेट सारी जो कॉर्पोरेशन होती है, तो मतलब इनकी एक लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट पर्सन माने जाते हैं। तो इसके साथ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसमें जो आती हैं सारी चीज़ें, उनको अलग से माना नहीं जाता है, मतलब उनकी कोई खुद की पहचान नहीं होती है, ये एक मिनिस्ट्री के अंदर ही रहती है, इनको अलग से कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके पास जो लीगल एंटिटी का मतलब एक जो औहदा होता है, एक जो क्या नाम से स्टेटस होता है, सॉरी स्टेटस जो होता है वो इनको खो देते हैं ये लोग। तो जिसकी वजह से ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते अपने नाम पे, मतलब कोई कंपनी अगर इसमें है मिनिस्ट्री में तो अपने नाम पे नहीं कर सकती या फिर किसी केस में नहीं जा सकती। तो ऐसा काम है। दे एक्ट थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड देयर एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि इनके जो काम करने का तरीका है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखते हैं और इनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है। दे आर फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट बजट। These enterprises may fall within jurisdiction of central state government and regulations of central और state government are applicable, यानी कि इनको जुरिस्डिक्शन यानी कि इनको संभालने का, काम करने का क्या क्या कैसे क्या काम होने वाला है वो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना हो गया, उन साथ ही साथ जो उसका मतलब काम करना है कैसे क्या क्यों, तो वो सब भी गवर्नमेंट के ही अंदर में आता है। They are suitable for public utility services and strategic industries, for example railway, post and telegraph, defense और atomic power, यानी कि ये सारी हमारी मिनिस्ट्रीज आप जैसे कि आप सुनते हैं। फीचर्स की बात करें, सबसे पहला है फाइनेंस। दीज फर्म्स आर फंडेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ट्रेजरी थ्रू अ ईयरली
appropriation from the government's budget. The revenue generated by these is also paid into the treasury. यानी कि इसमें हर साल जो हमारा बजट आता है, यानी कि जो हमारा क्या नाम से बजट आता है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पेश करती है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसी में बजट में इन जो सारी मिनिस्ट्रीज, जैसे आप देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, फिर जो हमारा रेलवेज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह हो गया, उसमें दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट बजट ही इन सबको पैसा देती है, और ये जो पैसा टैक्स कलेक्ट होता है या फिर टिकट के रूप में पैसा कलेक्ट हुआ या फिर जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये वापस गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी में चला जाता है। अकाउंटिंग और ऑडिट की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसेसेस दैट अप्लाई टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि इसका हिसाब कैसे करना है और इसका जो ऑडिट है वो कैसे होना है, तो ये सब उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट या फिर अकाउंटिंग होता है। इसका कोई अलग से कंपनीज लॉ इस पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। फॉर्मेशन की बात करें, इट इज ऑफन रिगार्डेड एज ए क्रूशियल सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही सब डिवीजन होता है ये, एंड इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री, यानी कि इसको डायरेक्टली मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, यानी डायरेक्टली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, दीज एम्प्लॉयज आर ऑफ एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड विद द सेम रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस एज अदर एम्प्लॉयज हैव अंडर द गवर्नमेंट। यानी कि इसमें जो एम्प्लॉयज आते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको जो कंपनसेशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं एंड साथ ही साथ इनका वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट जैसे किसी दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ होगा वैसे ही इनके साथ भी होने वाला है। अपॉइंटमेंट्स आर मेड थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी, एंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी। दे आर लेड बाय एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री। यानी कि जैसे आप सुनते हैं यूपीएससी हो गया और आईएएस जो हमारे जो होते हैं, तो ये सारी इस मिनिस्ट्री में कंट्रोल करते हैं, मतलब एक तरह से एम्प्लॉयज़ होते हैं इनके, तो इसी के एग्ज़ाम के थ्रू, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसी के थ्रू इनमें आप जाके अपना मतलब जॉब कर सकते हैं। मेरिट्स की बात करें तो कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो रही है तो सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहने वाला है। गवर्नमेंट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड इट इज कम्प्लीटली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। आपको समझ आ ही रहा होगा। इफेक्टिव कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर ऑपरेशंस बाय पार्लियामेंट, यानी कि अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई मतलब बहुत ही ऐसा डिसीजन जो कि इफेक्ट करेगा पूरे कंट्री को या फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से इफेक्टिव डिसीजन लेना है, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है। वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो पार्लियामेंट में डिसीजन पास होता है, तो उसके थ्रू ये सब काम होता है। Second one is fair practices. These ensure a high degree of transparency because departmental enterprises are directly controlled by parliament and there are less possibilities for fraudulent and unfair actions. यानी कि इसमें फ्रॉड वगैरह और गलत काम वगैरह, 2 नंबर का काम, ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा नहीं हो पाती, मतलब अगर हुई भी तो वो पकड़ी जा सकती हैं। The revenue generated by the firm is immediately deposited into the treasury and so serves as the source of income for the government. यानी कि अगर इनका 1 रुपये भी अगर ये कमाते हैं, कोई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो सीधा सीधा ट्रेजरी में चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और ये एक तरह से इनकम सोर्स का काम करते हैं हमारी गवर्नमेंट के लिए। Suitability for national security. In regards to the national security, this firm is best suited since it directly under the control and supervision of the relevant ministry. Government department can maintain secret since they are directly under the jurisdiction of relevant ministry. This is extremely important in terms of national security. यानी कि जो हमारे मेजर जैसे हमारा रेलवे हो गया, हमारा डिफेंस हो गया, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर की बातें वो ज़्यादा पब्लिक में नहीं फैल पाती हैं, जिसकी वजह से एक सीक्रेसी मेंटेन होती है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो नेशनल डिफेंस है, यानी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, उसको एक प्रकार से फ़ायदा होता है, वो इन्वेजन करना मुश्किल हो जाता है। Strict audit control. The risk of misuse of public funds is further
reduced because they are subject to strict accounting and audit standards. This format was preferred for the operations in yielded money for the government such as ordnance factories. यानी कि इसमें जो पब्लिक का जो फंड होता है इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, यानी कि एक तरह से स्ट्रिक्ट ऑडिट होती है जिसकी वजह से जो पब्लिक का फंड है वो इधर उधर नहीं हो सकता है, फालतू में या फिर पर्सनल यूज़ के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि एक तरह से स्ट्रिक्ट ऑडिट कंट्रोल यहाँ पे होता है। डिमेरिट्स की बात करें तो हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस बिकॉज डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट सफर्स फ्रॉम ऑपरेशनल रिजिडिटी। यानी कि इसमें क्या होता है कि पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होने वाला है, तो अगर कोई ऐसा डिसीजन जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसको भी डिसीजन बनाने के लिए या फिर उसको भी प्रोसीड करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं होती है। It becomes difficult to bring about fundamental changes, reformation and innovation that are required from time to time। यानी कि टाइम टू टाइम जो चेंजेस करने होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको इम्प्लीमेंट करना हो गया, रिफॉर्मेशन करना हो गया, या फिर फंडामेंटल चेंजेस, यानी कि मान लीजिए रेलवे अभी तक केवल रेल सर्विसेज दे रही थी, अब कल से क्या हो गया केटरिंग सर्विसेज भी देने लगी, फिर क्या हुआ बाद में ये हो गया कि केटरिंग सर्विसेज बंद कर देंगे, केवल रेल सर्विसेज देंगे। तो ये एक प्रकार का फंडामेंटल चेंजेस हो गया कि मतलब जो फंडामेंटल्स हैं मिनिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक तरह से चेंज हो रहे हैं। तो इसमें मगर अब इन सारी चीज़ों करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। Delay in decision making. Employees or heads of the departments in such companies are not permitted to make independent decisions without the permission of the relevant ministry। यानी कि क्योंकि मिनिस्ट्री का पूरा हाथ होता है, गवर्नमेंट मेन जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल होता है, तो अगर छोटा सा भी डिसीजन लेना हुआ तो वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से बोलेगी, मतलब मिनिस्ट्री एक तरह से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो मिनिस्ट्री से परमिशन लेंगे तब जाके आप कुछ काम कर सकते हैं। यानी कि अगर एक छोटे से भी एम्प्लॉय को कुछ करना हुआ तो उसको करने के लिए पता चला बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। This causes delays in situation where prompt decisions are necessary। यानी कि जहाँ पे क्विक डिसीजन एक प्रकार से लेना होता है, ज़रूरत होती है कि जल्दी डिसीजन ले लिया जाए, तो वहाँ पे एक प्रकार का डिले हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच। These enterprises are unable to take benefits of business opportunities as they are not allowed to take risky ventures because of bureaucrats overly cautious and conservative approach। यानी कि हालांकि मतलब ये गवर्नमेंट का होता है, सारी चीज़ें मिनिस्ट्री का होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी एंटरप्राइज को कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यानी कि अगर हम वो काम करते हैं या फिर उस चीज़ में पैसा लगाते हैं तो हमको कुछ और ज़्यादा प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू या फिर पैसा जनरेट हो जाएगा, तो वो करना एक प्रकार से यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मना हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक का जो फंड है वो हम कहीं पे यूँ इस्तेमाल करें और वहाँ पे लॉस हो जाए। तो एक प्रकार से उनका फंड का लॉस तो मतलब पब्लिक का ही लॉस हुआ, क्योंकि पब्लिक का ही फंड वो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसीलिए कॉशियस रहा जाता है, कंजर्वेटिव अप्रोच रखी जाती है कि ज़्यादा काम नहीं फैलाना है, जो चीज़ कंट्रोल में है उसी बिजनेस को कैरी ऑन करा जाए। रेड टेपिज्म। Centralization in departmental undertaking causes delay in decision making. Decisions are also delayed as a result of red tape and strict adherence to rules and regulations. In day-to-day operations, there is red tapeism and no action can be taken until it passes through the correct channels of authority। यानी कि यहाँ पे centralization होता है, यानी कि जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि जो डीले होता है, जैसे कि अगर किसी हेड को, किसी ब्रांच हेड को कोई डिसीजन बनाना है तो वो अपने ऊपर वाले को बताएगा, फिर वो ऊपर वाले को बताएगा, फिर वो मिनिस्ट्री को बताएगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ें पहुंचती, मतलब चैनल टू चैनल अथॉरिटी के पास चीज़ें पहुंचती है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार का डीले देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई डिसीजन हमें क्विकली लेना हुआ तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। Last one is undue government interference. There is a lot of government interference. They had to take approval at every step. There is also political interference through the ministry। यानी कि अगर कहीं पे गवर्नमेंट का नाम लिया जाए और वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई एक छोटा सा भी डिसीजन लेना होता है तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, फिर उसमें टाइम लगता है और बहुत सारी इंटरफेरेंस हो जाती है गवर्नमेंट की। साथ ही साथ कोई डिसीजन लेना हुआ, अगर वो किसी पॉलिटिकली किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो उसका भी इंटरफेरेंस होने लगता है। तो ऐसे चलता रहता है। इंडिया में आप देख लीजिए कितना पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस होता है चीज़ों को लेकर के।
तो वही यहाँ पे कहा जाता है कि अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, यानी कि कभी कभी फालतू का भी हो जाता है, कभी कभी मतलब नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है। कोई काम ईजिली हो सकता था तो वो भी एक्सटेंड करना पड़ जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नहीं खत्म होता है, बल्कि एक टॉपिक खत्म होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट एक बात सुन के जाइएगा, हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। 8 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, 92 हो चुके हैं। सो आई होप इस मंथ से पहले, यानी कि ये जो मंथ चल रहा है अक्टूबर का, ये खत्म होने से पहले हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।